शब्बीर ने मुल्तान में घरेलू तनाज़े पर एक अफसोसनाक वाक़या देखा है। मां ने अपने कमाऊ पूत की शादी कर दी थी, जिसके बाद बेटे पर घरेलू अखराजात का मजीद बोझ पड़ गया और फिर यहीं से मामलात खराब होना शुरू हो गए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि रफीक की बीवी आसिया कहीं जाने के लिए तैयार होकर उतरी। देवर और उसकी सास की निगाहें आपस में मिली और आसिया ने सास के पूछने पर सरसरी सा कुछ बता भी दिया। हाँ भाई, कहाँ? अम्मी के घर जा रहे हैं, काफी दिन से बुला रही थी ना। अभी तो नहीं जाओगे, खाने का क्या होगा? खाना हम वहीं से खा लेंगे। अरे भाभी, अभी तो 11 बज रहे हैं, आप वो यहीं पर ही खा लें, वहाँ पे आपको जाके कुछ नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? मेरे बेटे के पास पैसों की कमी है क्या? होटल में खिला देगा खाना। चलो भाई, अम्मी दरवाजा बंद करवा दीजिएगा। वो दोनों मजीद कोई जवाब दिए बगैर घर से बाहर चले गए। इस लड़की ने ना तुम्हारे भाई को ना उंगलियों पे नचा रखा है, बेवकूफ बना के रखा है मेरे बेटे को। मेरे बेटे को झूठ बोलना नहीं आता था, अब देख लो। मुझे नहीं पता आज उसकी तनख्वाह मिली है तो बीवी पर नहीं लुटाएगा तो क्या माँ की सेवा करेगा? अम्मा अब यही उन्हें, अब तो भाई की शादी हो गई है ना, वो बीवी को भी तो खुश रखेंगे। हाँ तो खुश रख ले, पर माँ का कोई हक नहीं है। माँ छोड़ो ना माँ। तुझे बड़ी हिमायत आ रही है भाई और भाभी की। अगर तू निखट्टू ना होता ना तो जरा सी जरूरतों के लिए मेरे को उनके आगे हाथ न फैलाना पड़ता। माँ रोज ही तो निकलता हूँ घर से बाहर, अब क्या करूँ मसीह? हाँ मुझे पता है, नौकरी ढूंढने निकलता है, आवारागर्दी करके आता है। अम्मा यार आप आओ मेरे साथ, चलो मैं आपको होटल में खाना खिला लाऊं। और हाँ, पैसे हैं मेरे पास। मजाक उड़ा रहा है मेरा? अभी चप्पल देकर मारूंगी, थोबड़ा सूज जाएगा तेरा। चल जा, दफा हो जाए यहाँ से। अरे अम्मा भाभी को कह देता हूँ, वो आते हुए मेरी प्यारी सी अम्मा जान के लिए टिक्का लेती हुए। चल जा, दफा हो जाए यहाँ से। अपना अपना ठिकाना ढूंढो तुम लोग, मुझे किसी को नहीं रखना अपने साथ। एक तो जोरू का गुलाम बना फिरता है और तेरी भी शादी हो गई तो तूने कौन सा मुझे संभाल लेना है? माँ अब एक बार शादी तो कराओ फिर देखना। या एक काम करता हूँ, भाभी से कह देता हूँ कि मेरे लिए एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की ढूंढ ले। मुंह ना खोला मेरा, उस चुड़ैल का नाम ना ले मेरे सामने। बड़ी तमीजदार बनी फिरती है मक्कारनी मेरे सामने। खामखाई में मैंने जो ना रफीक की और भाड़ में झोंक दिया। सोने जा रही हूँ मैं, दोनों अगर मटर गश्त करके आए ना तो दरवाजा खोल देना। ओके मॉम। रफीक और आसिया की कुछ अरसे पहले शादी हुई थी। रफीक एक छोटा सा होटल चलाता था। रफीक का एक भाई और 2 बहनें थीं और घर के अखराजात की तमाम तर जिम्मेदारी रफीक पर ही थी। शादी के बाद अखराजात बढ़ गए तो रफीक की माँ उसका जिम्मेदार बहू को ठहराने लगी। उसने बेटे के कान भरने शुरू कर दिए कि तुम्हारी बीवी फजूल खर्ची करती है और घर का काम काज भी नहीं करती। आहिस्ता आहिस्ता बेटा भी माँ की बातों में आने लगा और बीवी से उसका रवैया तब्दील हो गया। आसिया की सास काम काज में मसरूफ थी तो उसे खबर ही नहीं हुई कि कब उसकी बहू आकर खड़ी हो गई। ये देखें, ईद का नया जोड़ा आपके लिए। अच्छा रख दो। अरे देख तो ले एक दफा। तुम ये देख लो कैसा है। मेरे पास बहुत जोड़े हैं, तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। मामा खाई में खर्चा किया। छोड़े माँ जी, आप भी ना, आप देखिए तो सही, आपको जरूर पसंद आएगा। तुम खुद ही देख लो कैसा है, बल्कि मेरे लिए अब मत लाना। ऐसा करो इसे मासी को दे दो। माँ जी आप मुझे एक बात तो बताएं, आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? किसी से कुछ नहीं हुआ। जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो किसी को क्या रोए। ठीक है, मैं लेके जा रही हूँ ये सूट और मैं उनको बता दूंगी कि आपको ये पसंद नहीं आया। हाँ जाओ और फसाद लाओ। बहू बगैर जवाब दिए अपने कमरे में चली गई और शौहर के सामने ले जाकर जोड़ा पटक दिया। ये क्या है? माँ से पूछो अपनी, थूक दिया उन्होंने तुम्हारे जोड़े पे। क्या मतलब है इस बात का? पसंद नहीं आया उन्हें, कह रही है मासी को दे दो। वो ऐसा नहीं बोल सकती। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है। अजीब अजाब में फंस गया हूं मैं, समझ ही नहीं आती है मुझे। दो मुझे। जरूर तुमने ही कोई कड़वी बात की होगी। हाँ मैंने ही कोई कड़वी बात की है। हर बार मैं ही गलत बात करती हूँ, जब देखो मुझ पे सारे इल्जाम आ जाते हैं। चिल्लाओ मत, आराम से बात करो। करता हूं मैं बात उनसे। अम्मा, अम्मा ये सूट क्यों वापस किया आपने? मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरी माँ हूँ, मासी नहीं हूँ। और इससे के मेरे को भावना दिया करे। देख रहे हो कितनी झूठी औरत है तुम्हारी माँ। क्या कहा तुमने? मेरी माँ को झूठी?
दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दबाओ जो अंदर। बीवी ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। उधर सास मौका देखकर अपने बेटे के सामने मजलूम माँ बन गई और उसने रोना धोना शुरू कर दिया। बेटा मैं ही तुमसे माफी मांग लेती हूँ, तुम ऐसा करो अलग घर ले लो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। मुझे पता होता है इतनी बदतमीज लड़की है तो मैं तुम्हारी कभी भी इससे शादी नहीं करती। अम्मा आप मुझे बताएं तो सही, इसने आपको कहा क्या है? मैं इसका भी दिमाग ठीक कर दूंगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हूँ मैं। इस लड़की ने तुम्हें पागल करके रख दिया है। या अल्लाह मुझे ही मौत दे दे। अम्मा क्या हो गया? क्यों ऐसी बातें कर रही है? अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मुझे बताएं तो सही, इसने क्या बोला है आपको? आप बैठ जाए। मैं लाया हूं अम्मा आपके लिए, वो नहीं लाइए। हालात काफी खराब हो गए थे। रफीक ने अपनी बीवी की परवाह करनी छोड़ दी थी। वो 6 माह की हामिला थी, लेकिन उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। रफीक सुबह काम पर जाने के लिए माँ से मिला तो काफी परेशान था। क्या हो गया? फिर कोई झगड़ा हो गया क्या? 2 दिन से तबीयत खराब है इसकी, बोल रही है। डॉक्टर की रट लगा रखी, मुझे तो लगता है कोई ड्रामा कर रही है। तो और क्या, हमने औलादे पैदा नहीं की क्या? ड्रामेबाज औरत है, तू जा, मैं संभाल लूंगी। जा रहा हूं मैं, देख लेना इसको। थोड़ी देर में आसिया अपनी सास के पास आ गई। अम्मा मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इनसे कहा भी तो अस्पताल ले जाएं, मेरी सुनते ही नहीं है। क्या हो गया तुझे? कावा पी ले, ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ अस्पताल। फिर जा भाई जा, कह दिया कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, फिर भी रट लगाई हुई है। हाँ ठीक है, जब मैं मर जाऊंगी ना तब भी यही बोलना कोई मसला नहीं है। आप और आपके बेटे ने मुझे मार देना है। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। जाओ भाई, जो दिल चाहे वो करो। आसिया गुस्से में पलटी और कमरे में अपना बैग तैयार करने लगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। आसिया की तबीयत वाकई खराब थी। आसिया माँ के घर गई तो वो उसे फौरन अस्पताल ले गई और वहीं से उसने अपने दामाद को फोन कर दिया। हेलो। अरे भाई रफीक, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बीवी मर रही है और तुम उसको अस्पताल तक लेकर नहीं गए? ड्रामा कर रही है आपकी बेटी, कुछ नहीं हुआ उसे। कुछ नहीं हुआ है, मैं अस्पताल से ही बात कर रही हूँ। आकर उसकी हालत तो देखो, बड़े अफसोस की बात है। तो आप ही देखें उसे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास वक्त नहीं है ना, तो उसका भी कोई दिमाग खराब नहीं हुआ जो तुम्हारे साथ रहेगी। आइंदा भूलकर भी घर का रुख मत करना। खुदा हाफिज़। रफीक की माँ ने गुस्से में कॉल काट दी और दोनों माँ बेटी गुस्से से भरी हुई अस्पताल से बाहर निकल गई। आसिया ने फैसला कर लिया था कि अब वो कभी भी अपने शौहर के पास नहीं जाएगी। उधर उसका शौहर भी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो अपनी बीवी को लेने नहीं जाएगा। शब्बीर ने देखा कि आसिया की सास और शौहर के दरमियान बहस तकरार हो रही थी। माँ मैंने कह दिया है मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसको लेने नहीं जाऊंगा मैं। बेटा चला जा, नाक कट जाएगी। खानदान में शादी है, कोई पूछेगा बहू नहीं आई तो क्या जवाब दूंगी मैं? मुझे नहीं पता कौन क्या पूछेगा क्या नहीं, मैं नहीं जाने वाला उसको लेने। बेटा जिद मत कर, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सिर्फ 1 दिन के लिए लिया, उसके बाद मैं खुद लाते मारकर निकालूंगी उसे। अच्छा आप एक काम करें, आप छोटे को और दोनों बहनों को भेज दें, वो ले आएंगे जाके। या अल्लाह, इस लड़की को अक्ल दे दे। दोनों माँ बेटे गुस्से में मुख्तलिफ समतों में चले गए। मुबैना तौर पर रफीक का छोटा भाई और बहन खानदान की शादी का कहकर भाभी के वालिदैन को मनाकर आसिया को घर ले आए, लेकिन उसी रात आसिया के घर वालों को एक खौफनाक और लर्जा देने वाला फोन मौसूल हुआ। फोन आसिया की माँ ने उठाया था। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे बहन, मैं दुखी आ रही है, आसिया की सास बात कर रही हूँ। अच्छा सब खैरियत तो है? अरे बहन, कहाँ खैरियत है? मेरी बच्ची तो खैरियत से है ना? अरे बहन, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बेटी जिद की इतनी पक्की है। वो आ तो गई थी, लेकिन उसने आकर घर में झगड़ा शुरू कर दिया कि मुझे वापस क्यों लेकर आए। मैंने उससे कहा भी कि खानदान में शादी है, तुम दोबारा चली जाना, लेकिन भाई वो तो जिद पकड़ कर बैठ गई। अरे मेरी बच्ची, क्या हो गया मेरी बेटी को? तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, मर गई है वो। अल्लाह, मेरी बच्ची, क्या करूं मेरी बेटी? मेरी बच्ची को क्या हो गया? अल्लाह, मेरी बच्ची मर गई।
उधर से फोन बंद हो चुका था। उस रोज मुबैना तौर पर आसिया और उसके शौहर के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ, जिस पर मुबैना तौर पर आसिया के शौहर ने अपनी बीवी का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया था और खुदकुशी का शोर मचा दिया था। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस ने तफ्तीश की। मुल्जिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया था। आसिया के मुबैना कत्ल के बाद उसके खानदान ने शदीद एहतजाज किया। कंप्लेनेंट भी इसके वालिद साहब को बुलाया तो उन्होंने नामजद किया 4 मुल्जिमान को, जिसमें इसका आसिया का हस्बैंड और देवर और इसकी वालदा वो और एक और खातून वो भी शामिल थी, बहन। तो इनको फिर हमने इंटरोगेट किया, इनका कन्फेशन भी आया, ब्लेड भी वहाँ से बरामद हुआ और एक इसमें ये चीज़ भी सामने आई ड्यूरिंग फिर पोस्टमार्टम के बाद कि शी वाज आल्सो प्रेग्नेंट, ऑलमोस्ट 2 मंथ की प्रेगनेंसी थी। तो बहरहाल इसको फिर कन्फेशन भी हो गया, वो सारी चीज़ क्लियर हो गई, आला कत्ल भी इससे बरामद हो गया। फिर उसके बाद फिजिकल रिमांड कंप्लीट होने पे इस वक्त हमारी तरफ से चालान कंप्लीट है, जुडिशल हो चुके हैं मुल्जिमान और पुलिस की तफ्तीश में 4 गुनहगार पाए गए। शब्बीर ने मुल्तान में घरेलू तनाज़े पर एक बेगुनाह औरत के कत्ल पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालिबा भी किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मोहब्बतों में शराकतदारी नहीं हो सकती। शायद ही कोई बीवी हो जो अपने शौहर की दूसरी शादी खुशदिली से कबूल करती हो। बात शादी तक हो तो शायद किसी मरहले पर अफहाम व तफहीम से तनाज़ात में कमी आ सकती है, लेकिन कच्चा खूह में मामला कुछ मुख्तलिफ था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि सड़क पर एक कार गुजर रही थी। पिछली सीट पर एक पुख्ता उम्र की फैशनेबल खातून मौजूद थी। थोड़ी देर में कार ने एक मोड़ काटा, फिर कार रिवर्स होती दिखाई दी और दूसरे रास्ते से होते हुए एक और सड़क पर आ गई। ये कोई कमर्शियल एरिया था जहां दुकानें और दफातर थे। कार एक जगह पार्क की गई और फिर वही खातून किसी खास दफ्तर को तलाश करते हुए आगे बढ़ती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। जी थैंक यू सो मच। ये कासिम साहब का दफ्तर है? जी जी मैं ही कासिम हूँ, हुक्म दीजिए। ओके, दरअसल मुझे अपने लिए एक छोटा मकान खरीदना है, सिंगल स्टोरी में। मेरे एक जानने वाले होते हैं करीम साहब, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। गालिबन आप उनको जानते हैं? जी जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो हमारे पुराने पार्टनर हैं, इंतहाई नफीस इंसान है वो। ओह अच्छा। अच्छा ये बताइए आप चाय तो पियेंगी ना? नहीं थैंक यू सो मच। अच्छा तो फिर क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बस मुझे 4 मरले का एक सिंगल स्टोरी मकान चाहिए। थोड़ा हवादार हो तो बहुत अच्छी बात है और 3 कमरे होने चाहिए। ठीक है, तो वैसे फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके? नहीं फैमिली नहीं रहेगी, दरअसल मेरे अपने शौहर का खुद माशाल्लाह से मकान मौजूद है। तो फिर आप शायद किराए पर देंगी घर? ऐसी भी बात नहीं है, अब आपसे क्या छुपाना। दरअसल मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो मैंने सोचा कि किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से गुड अपॉर्चुनिटी, बुरे वक्तों में काम भी आ जाता है। ठीक कह रही हैं आप। तो ऐसा करिए कि आप जैसे ही मुझे आपके लिए कोई घर मिलता है तो आप ऐसा करिए कि ये मेरा कार्ड रख लीजिए। जी थैंक यू सो मच। आप अपना नंबर भी मुझे दे दें ताकि मैं आपसे कांटेक्ट करूँ। आप ये मेरा कार्ड लीजिए और जैसे ही कुछ हो मुझे बताइएगा, अदर देन मैं खुद आपको 2-4 दिनों में कॉल कर लूँगी। ठीक है, या फिर जैसे ही कुछ मुझे अच्छी चीज़ नजर आई तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। चलिए ठीक है, एज यू विश। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सादिया की उम्र 35 बरस थी और वो बे औलाद थी। ससुराल में रहती थी, औलाद न होने की वजह से सास और शौहर के ताने सुनती थी और रोज रोज के लड़ाई झगड़े से भी परेशान थी। वालिदैन ने जो कुछ दिया था उससे वो एक छोटा सा मकान खरीद कर ससुराल से अलग जिंदगी गुजारना चाहती थी। प्रॉपर्टी डीलर भी पहले से शादीशुदा था और एक 25 साला लड़के का बाप था। सादिया से मकान की खरीदारी के सिलसिले में राब्ता बढ़ा तो उनके दरमियान एक तरह की दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कासिम अपने दफ्तर से सादिया को फोन कर रहा था। फोन की घंटी बज रही थी और सादिया का शौहर उसके सामने ही बैठा हुआ था। शौहर की निगाहें सवालिया थी।
जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। आई एम सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया। आप ये बताइए कि आज आ सकती हैं आप? मैंने घर देखा है आपके लिए, तो सोचा कि आपको कॉल करके बुलवा लूं। जी जी बिल्कुल, मैं दोपहर के 2 बजे तक क्या आ जाऊँ? 2 बजे ठीक है, आप आ जाइए, 2 बजे आ जाएं आप। जी ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। कौन था? अरे वो मेरी दोस्त है ना शुमाइला, आप जानते हैं उसको, उसी का फोन था। कह रही थी कि एक मकान बिक रहा है, अगर तुम्हारा शौहर खरीदना चाहे तो बता दो। मैं क्यों खरीदूं? और इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास? और उसे किसने कह दिया कि मैं मकान की तलाश में हूँ? अरे ऐसे ही एक दिन हमारी आपस में बात हो रही थी, तो मैंने उसको ऐसे ही कह दिया कि मुझे मेरा ससुराल छोटा पड़ रहा है। खैर आप इन सब बातों को छोड़िए, ये बताइए कि मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? हाँ, मैं जरा फ्रेश हो लूं। मुझे ये बताओ तौलिया कहाँ है? वो मैंने वॉशरूम में रख दी है। ठीक है। सादिया का शौहर वॉशरूम की तरफ चला गया और सादिया किचन की तरफ। सादिया कासिम के दफ्तर पहुंची तो कासिम उसे मकान दिखाने ले गया, लेकिन वहां एक गैर मुतवक्को सूरत हाल पेश आ गई, जिससे कासिम के घर में भूचाल आ गया। शब्बीर ने देखा कि कासिम ने एक जगह कार रोकी, खुद बाहर उतरा, उसके साथ ही बराबर वाली सीट पर बैठी सादिया भी बाहर निकल आई। कासिम अभी ताला खोल ही रहा था कि अचानक उसके अकब से एक मोटरसाइकिल गुजरी। मोटरसाइकिल सवार आगे जाकर रुक गया और फिर खामोशी से पीछे आ गया। उसे अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था। फिर कासिम और सादिया मकान के अंदर चले गए। नाइस। तो जनाब ये है घर आपके लिए, और मेरा ख्याल है कीमत भी मुनासिब है इसकी। आप यहाँ आए देखें, इसमें कितनी हवादार जगह है ये। हाँ बहुत खूबसूरत घर है ये तो, और काफी हवादार भी है। जी बिल्कुल, आइए आप यहाँ देखें कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। वाकई लगता है किसी बाज़ौक़ इंसान का घर है ये। जी मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और बागबानी का उन्हें बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा? आप ये देखें, इसमें कितनी खुशबू है। वाकई बहुत खुशबूदार है। कासिम साहब, जितने वो इस मकान के पैसे मांग रहे हैं उतने तो मेरे पास हैं भी नहीं। सादिया जी मैं आपसे एक बात कहूँ साफ साफ? जी कहिए। बिल्कुल। आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं और मुझे करनी है दूसरी शादी। आप मुझसे शादी कर लें, फिर आपको मकान खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कासिम साहब क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। सादिया जी बच्चे हैं आपके? नहीं, बे औलाद हूँ। और शौहर से खुश हैं आप? खुश होती तो क्या ये मकान ढूंढती मैं अपने लिए। तो इसका मतलब ये है कि आप भी दूसरे साथी की तलाश में हैं। कुछ ऐसा ही समझी। कासिम ने सादिया को बहाने से फूल देकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। सादिया आंख बंद करके फूल सूंघने लगी। तो फिर ये लीजिए दूसरा फूल। थैंक यू। और बस अब आप शादी की हामी भर लें। सादिया जी यकीन करें कि मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मगर कासिम साहब। अरे अगर मगर छोड़िए, बस अब आप अपने शौहर से तलाक ले लें, और अगर वो तलाक के लिए मना करे ना तो आप खुला ले लें उससे। कासिम साहब लेकिन एक बात बताइए। जी कहिए। इस बात की क्या गारंटी कि आपकी बीवी मुझे कबूल कर लेगी और फिर आप उसके कहने पे मुझे छोड़ नहीं देंगे? आपको तो पता है ना कि एक बीवी दूसरी सौकन को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो भी नहीं करेगी, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी एक और घर है जो मैंने किराए पर दे रखा है, वो मैं खाली करवा लूंगा। बस आप चलिए यहाँ से। ये अचानक क्या हुआ अब आपको? बस मुझे डर लग रहा है, आप प्लीज चलिए यहाँ से। ओके ओके चलिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
सादिया और कासिम ने शादी करने का न सिर्फ फैसला कर लिया बल्कि खामोशी से निकाह भी कर लिया था। ये बात जब कासिम के 25 साला बेटे को पता चली तो उसने अपनी मां को बता दिया, जिस पर अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। शब्बीर ने देखा कि कासिम की पहली बीवी सख्त परेशान थी, 25 साला बेटा भी गुस्से में था। अम्मा पापा को क्या हो गया है? क्या हो गया? कुछ बता भी तो सही। आज मैं गया था पुराने मोहल्ले, मेरी नजर अचानक पापा पे पड़ती है। पापा किसी औरत के साथ नए मकान का ताला खोल रहे थे। अरे कोई क्लाइंट होगी, मकान दिखाने गए होंगे। वो कोई क्लाइंट नहीं थी अम्मी। क्या मतलब है? क्यों मेरे दिल में नफरत डाल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है अम्मी। मुझे लग रहा है पापा दूसरी शादी कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। चुप रह, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और अगर अभी माँ का जुमला भी पूरा नहीं हुआ था कि कासिम घर में दाखिल हुआ। अरे भाई ऐसा क्या नहीं हो सकता? बता बाप के सामने क्या कह रहा था? मुझे कुछ नहीं पता और मैं जा रहा हूँ सोने। आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि आपकी जिंदगी में कोई औरत नहीं है। अच्छा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकूंगी और अपने बेटे को लेके आपकी नजरों से ओझल हो जाऊंगी। फिर तो तुम्हें फौरन करना होगा क्योंकि मैंने तो शादी कर ली है। गुड, वेरी गुड। खुदा हाफिज। मैं मजाक कर रहा था, कुछ नहीं हुआ। दाल में जरूर कुछ काला है, सच सच बताएं आप। भाई कुछ हो तो बताऊं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन लीजिए, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो वो दिन आखिरी दिन होगा। भाई तुम बहुत शकी औरत हो यार। ऐसा करो तुम जाके एक कप चाय पिलाओ मुझे, फिर बैठ के बात करते हैं, ठीक है? कासिम की दूसरी शादी का भांडा फूट गया था। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। कुछ अरसे बाद कासिम ने अपने बेरोजगार जवान बेटे को मना लिया था और उसे काम पर लगाकर अपने साथ ही रख लिया था, लेकिन बेटा अपनी दूसरी मां के किरदार पर शक करने लगा था। कासिम का जवान बेटा घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी दूसरी मां किसी से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। कासिम का बेटा सर झुकाकर खामोशी से अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके कान अपनी सौतेली माँ की गुफ्तगू की तरफ लगे हुए थे। अरे यही तो जिंदगी है। पछतावा? मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया तो क्या होगा? आप है ना मेरे आशिक, आपके पास कह दूंगी। अच्छा वो दरअसल बेटा आ गया है, आपसे बाद में बात करती हूँ, उसको खाना भी देना है। जी जी, क्या करूँ, मजबूरी है। आपसे बाद में बात करूँगी, ठीक है? टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इस दौरान कासिम का बेटा अपनी सौतेली माँ की सारी गुफ्तगू सुन चुका था और उसे यकीन हो गया था कि उसकी दूसरी माँ का किरदार ठीक नहीं था। काशिफ, खाना गर्म कर दूँ? मैं खुद कर लूंगा, ज़्यादा हमदर्दी की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या बात हो गई? और तुम इतना उखड़े हुए क्यों बात कर रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं, बस ज़्यादा आप मुझ पे मेहरबानी ना करें प्लीज। अच्छा ठीक है, माँ ने क्या तरबियत की है? मेरी अम्मी के बारे में कुछ मत कहना, अच्छी तरबियत की है तभी तो बोल रहा हूँ। मेरी फिक्र करना छोड़ दो। भाई देखो, मुझे भी फालतू बातें करने का कोई शौक नहीं है, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो जाओ अपनी माँ के साथ जाके रह लो। मैं अभी तुम्हारे बाप से बात करती हूँ और अपना बंदोबस्त कहीं और करवाती हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। जाहिर है आपकी आजादी में मैं रुकावट हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। कासिम के जवान बेटे को यकीन हो गया था कि उसकी दूसरी मां का किरदार ठीक नहीं था। वो उससे शदीद नफरत करने लगा था क्योंकि उसकी वजह से उसका घर बिखर गया था।
उसका बस चलता तो वो सादिया को जान से ही मार देता। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सादिया का सौतेला बेटा सुबह सवेरे उठा। उसने अलमारी से पिस्तौल निकाला और दबे पांव अपनी माँ के कमरे के पास पहुंचा। आहिस्ता से दरवाजा खोला तो सौतेली माँ गहरी नींद सो रही थी। और फिर शब्बीर ने देखा कि काशिफ ने पिस्तौल की नाली सीधी की और उसका रुख माँ के बिस्तर की तरफ था। सौतेले बेटे ने सौतेली माँ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और फरार हो गया। 15 कॉल हमें इतला मिलती है कि काशिफ नामी शख्स ने अपनी वालदा सादिया बीबी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वक़ुआ की इतला मिलने के बाद फौरी थाना मखदूमपुर की पुलिस जो है मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लिया, लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। मुलजिम मौके से फरार हो चुका था। मौके से हमें दीगर शवाहिद भी मिले जिसके ऊपर हमने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो है हमने शवाहिद को इकट्ठा किया और फोरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंची, जिससे हमें तफ्तीश में काफ़ी मदद मिली। और वक़ुए के चंद रोज़ बाद ही हमने जो मुलजिम है काशिफ, इसको हमने गिरफ्तार किया। ये घर एक हंसता बसता घराना था, मगर न जाने किसकी नजर लग गई। सुबह सुबह का वक्त था, अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। जब हम लोग बाहर निकले तो देखा काशिफ अपनी सौतेली माँ को फायरिंग करके कत्ल कर चुका था और मौके से फरार हो गया। ये इंतहाई दिल दिलाने वाला वाक़या है। हमारा मुतालबा है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा दी जाए कि ताकि आइंदा के कोई बेटा अपनी माँ जैसी हस्ती पर हाथ उठाने की जरूरत न कर सके। जख्मी सादिया को अस्पताल ले जाया गया था मगर उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने मुबैना तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। शब्बीर ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है और सादिया के कातिलों को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।